एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें हमने एग्जाम्पल 3 तक कैलकुलेट किया हुआ था। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। एक आयत है, उसकी लंबाई x है और वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। अब आप खुद समझिए, आयत की लंबाई x के घटने की दर, परिवर्तन की दर तो ये भी है ना एक्चुअली, तो इसको किससे लिखोगे आप? x के परिवर्तन की दर डी डी टी ऑफ x, और कितनी दर से घट रही है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और घट रही है, इसके लिए हम क्या निशान यूज करेंगे? माइनस। तो एक चीज ये आप सभी बच्चों को याद रखना है कि अगर कोई चीज किसी दर से घट रही है तो परिवर्तन तब भी उसमें हो रहा है, अगर कोई चीज बढ़ रही है किसी दर से तो भी परिवर्तन हो रहा है। बस घट रही है तो नेगेटिव साइन यूज करिए, और अगर बढ़ रही है तो प्लस उसको बना रहने दीजिए। तो आयत की लंबाई x थी, वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो x में परिवर्तन की दर जो है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट है, लेकिन घटने की वजह से माइनस लगा दिया मैंने। और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो जो चौड़ाई y है उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है? 2 सेंटीमीटर पर मिनट का, लेकिन बढ़ रहा है। तो y में परिवर्तन की दर को किससे लिखेंगे? डी डी टी ऑफ y, और वो परिवर्तन है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ये चौड़ाई बढ़ रही है, तो इसके साथ हमने प्लस लगा लिया, या ना लगाओ तो भी प्लस माना जाता है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है जब x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ए पार्ट है आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करिए। पहले पार्ट में निकालना है परिमाप में परिवर्तन की दर, परिमाप में परिवर्तन की दर। परिमाप को अगर P से लिखेंगे तो डी डी टी ऑफ P, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। आयत का परिमाप, देखिए कितना इजी है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप P इज इक्वल टू 2, लंबाई को कितना दिया है? x, चौड़ाई को कितना दिया गया है? y। अब हम इसको, क्योंकि dp अपॉन dt चाहिए मुझे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए आप इसका। तो डी डी टी ऑफ p इज इक्वल टू 2 डी डी टी ऑफ x प्लस डी डी टी ऑफ y। अब वैल्यूज अप्लाई करिए, तो ये डी डी टी ऑफ p इज इक्वल टू 2, डी डी टी ऑफ x की वैल्यू है -3, डी डी टी ऑफ y की वैल्यू है 2। इस तरह से डी डी टी ऑफ p की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? देखें, डी डी टी ऑफ p इज इक्वल टू, ये -1 बना, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? -2। इसका यूनिट क्या होगा? पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर, और टाइम के लिए मिनट। इसका क्या मतलब हुआ बताइए? इसका मतलब ये हुआ कि आयत का जो परिमाप है वो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर घट रहा है। ये इसका मीनिंग, परिवर्तन हो रहा है पर मिनट 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो जाता है वो। अच्छा, इसका बी पार्ट भी है, देखो बी पार्ट पे क्या है? आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पता लगानी है। आयत के क्षेत्रफल में
परिवर्तन की दर, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को हम डी डी टी ऑफ ए लिखेंगे अगर एरिया ए है तो। ठीक, इसके बाद अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसी को हमें ज्ञात करना है। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। आयत का क्षेत्रफल, ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ए इज इक्वल टू लंबाई x है, चौड़ाई y है। हमें तो डी डी टी ऑफ ए चाहिए, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन अगर आप करेंगे तो डी डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, ये प्रोडक्ट रूल यहाँ लगाना पड़ेगा, दो फलनों का गुणनफल है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकल गुणांक। अब हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे, तो डी डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 10, तो x की जगह पर लिखेंगे 10 और डी डी टी ऑफ y की जगह पर क्या लिखेंगे 2 प्लस y की जगह पर लिखा जाएगा 6 और डी डी टी ऑफ x की जगह पर -3। इस तरह से डी डी टी ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी, 10 2 20 -18, देन डी डी टी ऑफ a इज इक्वल टू 2 और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब है जो भी चेंजेस आयत की लंबाई और चौड़ाई में हो रहे हैं उसके मुताबिक उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाया करेगा, प्लस में आए ना, तो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो जाएगा उसका क्षेत्रफल 1 मिनट में, और 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर परिमाप कम हो रहा होगा उसका। और जो आयत है उसकी लंबाई x और चौड़ाई कितनी दी है उन्होंने, y। देखो आप चाहें तो ऐसा एक छोटा सा फिगर बना के दे सकते हैं, ये आयत की लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है, y है। ठीक है, उन्होंने बताया ही है x और y, तो ऐसे लगाया जाएगा। समझ आया कि नहीं आया बताएं पहले, आ गया। बस ध्यान इतना रखना कि अगर कोई चीज बढ़ रही है परिवर्तन उसमें तो भी हो रहा है, अगर कोई चीज घट रही है तो भी परिवर्तन हो रहा है, तो फिर घटने और बढ़ने का जो परिवर्तन है उसको हम शो कैसे करेंगे। तो अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसको हम प्लस लगा के शो करेंगे, अगर घट रही है तो उसके सामने नेगेटिव साइन लगा दिया करेंगे। बस इतना सा आपको करना है। ठीक, आगे एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल 5 लिखे, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत CX रुपए में है। कुल लागत C ऑफ x इज इक्वल टू, ये दी गया 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वेयर प्लस 30x और प्लस 5000, ये कुल लागत दी गई है। और जो x है वो वस्तुओं की संख्या है, जो भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है वो x जो है ये वस्तुओं की संख्या है। मतलब अगर आप उस कंपनी में एक वस्तु अगर बनेगी तो उसकी लागत क्या आएगी, ये निकालने के लिए आप इसमें x की जगह पर क्या लिख दो, 1 लिख दो, तो जो भी आंसर मिलेगा एक वस्तु की लागत आ जाएगी। अगर उस फैक्ट्री में 100 वस्तुएं बन रही हैं वही वाली, तो आप x की जगह क्या लिख दो, 100, तो 100 वस्तुओं की लागत निकल आएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी।
कीमत उसकी आ जाएगी। सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, अगर सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, तो कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाता है? 3 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। तीन इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। 3 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, तो बताइए 3 क्या होगा? किसकी जगह 3 लिखेंगे आप? x की जगह पर किया जाता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। उन्होंने बोला सीमांत लागत ज्ञात करिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती हैं, तो 3 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, इसका मतलब x बराबर 3 हो गया। जहां सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। कुल मिला के सीमांत लागत का मीनिंग क्या है वो उन्होंने बताने की कोशिश की है। सीमांत लागत का मतलब होता है कुल लागत में परिवर्तन की दर। सीमांत लागत का मतलब है कुल लागत में इकाइयों के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये उन्होंने बताया है कि ये सीमांत लागत का मीनिंग है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं, सीमांत लागत को हम mx से लिखते हैं, इसको मार्जिनल प्राइस बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट आप बोल सकते हैं। तो mx से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इन्होंने mc से रिप्रेजेंट करने को बोला है, तो आप भी mc यानी कि मार्जिनल कॉस्ट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? कुल लागत में इकाइयों के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो कुल लागत कितनी है? cx। इकाइयों की संख्या को किससे लिखा गया है? x से। तो कुल लागत में इकाइयों के सापेक्ष परिवर्तन की दर मतलब d dx ऑफ c ऑफ x, यही तो निकालना होगा हमको। ये बात नहीं समझ में आई? फिर से सीमांत लागत क्या बताई गई है? सीमांत लागत संपूर्ण लागत में परिवर्तन की दर है। तो जो सीमांत लागत है वो संपूर्ण लागत में परिवर्तन की दर। तो सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स। ठीक, अब डी डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू लिखेंगे 005x क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वेयर प्लस 30x प्लस 5000। ठीक, अब इसके बाद आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए मार्जिनल कॉस्ट के लिए, सीमांत लागत के लिए। देखो बेटा ये 0.005 है, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जार 15, 0.015 एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो 2x आएगा और 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.04x। इसका डिफरेंशिएशन 30 और 5000 प्योर कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। अब मार्जिनल कॉस्ट हमें पता लगानी व्हेन x इज इक्वल टू 3। मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 3, उस समय सीमांत लागत जब x का मान 3 के बराबर है। तो x की जगह 3 लिख दूं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूं, 3 लिखोगे इसकी जगह पर 3 3 का 9, 9 को 15 से गुणा करवाएंगे 0.135, 15 9 135।
135 माइनस यहां पर 3 लिखेंगे, 3 4 जार 12, 0.12 प्लस 30 और ये ऐड हो जाएंगे, तो 30.135 माइनस 0.12, 5 में से 2 माइनस कर लिए 3, 5 में से 2 माइनस कर लिए 3, ओ सॉरी ये 0 मानना पड़ेगा, तो 5 में 0 माइनस करेंगे तो 5, फिर 3 में से 2 माइनस होंगे तो 1, 1 में 1 माइनस होंगे 0 और 30, इतने रुपए। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला हुआ था सीमांत लागत ज्ञात करना था जब x बराबर 3 हो, तो उस समय सीमांत लागत कितनी होगी, 30 रुपीज, और रुपयों में थर्ड डिजिट तक तो नहीं आना चाहिए डेसिमल के, इसलिए हम इसको बदल देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 30.02, ये 5 है और इसके पहले विषम नंबर है तो इसमें एक जोड़ देते हैं, कितना बन जाएगा 30.02। तो जब 3 वस्तुएं बनाई जाती हैं, 3 वस्तुएं, तो आप देखिए कितनी लागत आती है, 30 रुपए 2 पैसे की लागत आती है जब 3 वस्तुएं बनाई जाती हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। आप प्लीज इससे नोट करिए, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 6 में है बउआ, लिखा है किसी उत्पादन की x इकाइयों की विक्रय से, मतलब x वस्तुएं जब बेची जाती हैं उसकी, x इकाइयों की विक्रय का क्या मतलब है कि जब x वस्तुएं बेची जाती हैं, प्राप्त कुल आय रुपए में दी गई है, कुल आय r ऑफ x की वैल्यू दी गई है 3x स्क्वेयर प्लस 36x प्लस 5। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई वस्तुएं, कोई किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं और फिर मार्केट में उसको बेचा जाता है, तो मान लिया कि हमने x वस्तुएं हम बेचते हैं, हम फिर से एक कंपनी है, वहां पर कुछ वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है, बनाई जाती हैं और उसके बाद मार्केट में ले जाकर उनको बेचा जाता है। तो जब हम उसकी x वस्तुओं को बेचते हैं, x वस्तुओं को, तो इतनी टोटल इनकम हमें होती है, वो बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मैं इसकी एक वस्तु बेचूंगा तो मुझे कितनी इनकम होगी, आप कैसे निकालोगे, x की जगह 1 लिख दो, 1 लिखोगे तो 36 5 41 और 3 44, एक वस्तु बिकने पर कितना इनकम होगी, 44 रुपए की इनकम होगी। 10 वस्तुएं बेचने से कितने रुपए मिलेंगे हमको, इनकम होगी, 10 लिख दो इसकी जगह। 20 वस्तुएं बेचने से कितनी आय होगी, 20 लिख दो x की जगह पर। ये समझ आ गया। अच्छा आगे है, जब x इज इक्वल टू 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात करिए। उन्होंने बोला जब x इज इक्वल टू 5 तो आपको सीमांत आय ज्ञात करनी है। ठीक, मार्जिनल इनकम आपको पता लगानी है। और एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात तो ये है ना, सीमांत आय होती क्या है, अगर आपको नहीं भी मालूम है ना तो आप परेशान मत हो, क्वेश्चन आगे पढ़ लें बस। लिखा है जहां सीमांत आय मार्जिनल रिवेन्यू, और उसको एमआर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, से हमारा अभिप्राय है कि किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर। तो सीमांत आय का मतलब क्या है, विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर। तो मैं सीमांत आय का मीनिंग लिख देता हूं, सीमांत आय का मतलब यह है विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष यही लिखा हुआ है, विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष
विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष कुल आय के परिवर्तन की दर। अब आप खुद थोड़ा सा देखिए, मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं इसको। अब विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष कुल आय के परिवर्तन की दर, कुल आय है RX और विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या को किससे मान लिखा हमने? X से। X वस्तुएं विक्रय की गई ना, तो विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष कुल आय के परिवर्तन की दर। तो अगर आपको मार्जिनल रिवेन्यू चाहिए, सीमांत आय चाहिए, तो विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष अर्थात X के सापेक्ष कुल आय के परिवर्तन की दर आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हम कैलकुलेट कर देते हैं इसी को। MR इज इक्वल टू DDX ऑफ, ये RX की वैल्यू आप देख रहे हैं 3x स्क्वेयर प्लस 36x प्लस 5। डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे आप इसको तो क्या मिलेगा? 6x प्लस 36, ये आ गया मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ X ऑब्जेक्ट। X वस्तुएं जब आप बेचेंगे तो इतनी सीमांत आय आपको मिलेगी, लेकिन उन्होंने तो पूछा है कि जब हम 5 वस्तुएं बेचें तो सीमांत आय बताइए। Therefore marginal revenue when X is equal to 5, you have to find the marginal revenue at X is equal to 5 means जब आप 5 वस्तुएं बेचेंगे उस समय सीमांत आय आपकी कितनी रहेगी? तो X की जगह पर क्या लिख दीजिए? 5। तो ये हम लिखेंगे 6 इंटू 5 प्लस 36, 30 प्लस 36 66, और क्योंकि ये कीमत है तो इसके साथ हम क्या लिख देते हैं? रुपए। तो 66 रुपए का आपको क्या होगा? मार्जिनल रिवेन्यू मिलेगा आपको, यानी कि सीमांत आय 66 रुपए की आपको होगी। अब ये बताएं, क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? समझ में ये आया? फिर से एक बार, मार्जिनल या सीमांत आय, जो जैसे सीमांत लागत किसको बोलेंगे? सीमांत लागत, सीमांत लागत बोलेंगे उत्पादित की गई वस्तुओं के सापेक्ष उसकी जो कुल लागत है उसके परिवर्तन की दर। फिर से, उत्पादित की गई वस्तुओं के सापेक्ष कुल लागत के परिवर्तन की दर को बोला जाएगा सीमांत लागत। सीमांत आय किसको बोलेंगे? विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष, क्योंकि आय तो तब होगी जब बेचेंगे आप। जब आप उत्पादन करेंगे उस समय लागत आएगी आपको। कुछ बात समझ आ रही ना आपको? जब आप अपने यहां किसी चीज को बनाएंगे तो उस वक्त क्या आएगी आपको? उस वक्त आपको लागत आएगी, आय तो नहीं आएगी ना। आय कब आएगी? जब आप बेचोगे। तो अगर हम बोलेंगे सीमांत आय बताइए तो उसके लिए क्या निकालना रहेगा बताइए? विक्रय। आय का मतलब विक्रय किया आपने, विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष कुल आय का परिवर्तन की दर, कुल आय के परिवर्तन की दर। और सीमांत लागत किसको बोलेंगे? उत्पादित की गई वस्तुओं के सापेक्ष कुल लागत के परिवर्तन की दर। ठीक है, थोड़ा सा याद रखो। वैसे क्वेश्चन में देख ही रहे हैं, दे ही देते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप रटो इसको, लेकिन आपको समझ में आना तो चाहिए कम से कम ये इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 पे। एक्सरसाइज 6.1। तो जो एक्सरसाइज 6.1 होगी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करिए। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल a है, माना वृत्त का क्षेत्रफल
माना वृत्त का क्षेत्रफल कितना है a, तब r के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर, तब r के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर। देखिए ये अभी मैं लिख देता हूं, फिर आगे चलकर मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा। r के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर हम सीधे सिंबल लिख दिया करेंगे और आपको वो समझना रहेगा कि इसका क्या मीनिंग है। r के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यही चीज आपको मालूम करनी है। क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। अच्छा, उन्होंने दिया क्या है, ए पार्ट दिया हुआ है, ए पार्ट है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और फिर बी पार्ट है r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आपको तो डी आर ऑफ ए चाहिए, तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू, r के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा बताइए, पाई बाहर कर लिया, आर स्क्वायर का 2r। अब डी आर ऑफ ए एट r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जब r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तब क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, r की जगह 3 लिख दो, 3 दूना 6 पाई। अब बताइए यूनिट क्या लिखा जाए, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये त्रिज्या के सापेक्ष r के परिवर्तन की दर आ गई। देखो समझ आया कि नहीं, मतलब जब रेडियस 1 सेंटीमीटर बदलती है तो क्षेत्रफल बदल जाता है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। r बराबर 4 सेंटीमीटर जब होगा तो इसी से निकाल लो आप। अब यहां पर कर देते हैं b पार्ट, डी ए अपॉन डी आर एट r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो r की जगह 4 लिख दो, तो 4 दूना 8 पाई आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्या मीनिंग है इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर का, इसका मतलब जब त्रिज्या में बदलाव 1 सेंटीमीटर का होगा तो क्षेत्रफल में बदलाव कितने का हो जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और उस वक्त जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर रही होगी, तो अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है उस वक्त अगर 1 सेंटीमीटर बदलोगी रेडियस तो क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बदलेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं लिखा, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन, तो माना घन का आयतन v है। आयतन को v से लिखते हैं ना, तो घन का आयतन हम कितना मान लेते हैं, v। अब उन्होंने बोला घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब है डी डी टी ऑफ v इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये बताएं, ये समझ आया कि नहीं आया। आयतन में परिवर्तन की दर कितनी दी गई है, 8 घन सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आयतन के परिवर्तन की दर हमने नोट कर दिया। लिखा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, माना पृष्ठ क्षेत्रफल S है, तब ds अपॉन dt हमको ज्ञात करना है।
पृष्ठ क्षेत्रफल में बढ़ने की दर पता लगानी है ना, ये हमको ज्ञात करना है। जबकि किनारे की लंबाई घन के किनारे को आप क्या बोल सकते हैं, कोर को आप बोल सकते हैं भुजा, उसकी लंबाई आपको दी गई है, भुजा हम ए मान लेते हैं और ए की लंबाई हमको दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार, माना घन का आयतन V है, तो घन के आयतन के परिवर्तन की दर दी गई है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल S है तो पृष्ठ क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आपसे पूछी जा रही है, और उस वक्त जब घन के किनारे की लंबाई यानी कि घन की भुजा हमने मान ली A है और उसकी वैल्यू हमको 12 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, अब हमको पता लगाना है, तो देखो सबसे पहले उसका इस्तेमाल करेंगे और उससे कुछ जानकारी मिलेगी, उस जानकारी का इस्तेमाल इसको सॉल्व करने में करेंगे। कल ऐसे एक एग्जाम्पल भी लगाया गया हमने लगता है। तो घन का आयतन बताइए, सूत्र क्या होता है, 6a स्क्वायर भुजा क्यूब होता है। 6a स्क्वायर होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, a स्क्वायर एक सरफेस का एरिया, 6a स्क्वायर 6 सरफेसेस का एरिया। अच्छा, टी के सापेक्ष अवकलन करिए, डी डी टी ऑफ वी। अब आप समझ जाएंगे, मैं वो नहीं लिखता हूं बार बार, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको देखते ही समझ जाते हैं ना कि टी के सापेक्ष अवकलन किया गया है। ए क्यूब का करेंगे तो क्या होगा, 3a स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ ए। डी डी टी ऑफ वी की जगह पर क्या लिखेंगे, 8, 3a स्क्वायर, a इज 12 का स्क्वायर करेंगे 144 इंटू डी डी टी ऑफ ए। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 से ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 18 8 144। इस तरह से डी डी टी ऑफ ए की वैल्यू निकल करके आ रही है 1/54, 18 3 54। इधर आके भाग में आ जाएगा, यूनिट बता दीजिए इसका, सेंटीमीटर पर सेकेंड कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ए तो भुजा है ना, और भुजा की यूनिट सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप और ध्यान से देखिए, अब हमको क्या पता लगाना है, अब हमको पता लगाना है ds अपॉन डी टी। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर कितना होगा, 6a स्क्वायर, इसलिए ds अपॉन डी टी बताइए 12a इंटू डी डी टी ऑफ ए। भाई a स्क्वायर का 2a होगा, 2a को 6 से गुणा करेंगे 12a, और फिर a का डी डी टी ऑफ ए। वैल्यू लिख दीजिए, डी डी टी ऑफ s इज इक्वल टू, ये हमने लिखा 12, a की जगह पर लिखेंगे फिर 12 इंटू डी डी टी ऑफ ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/54, 1/54। अब आप इसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, 8 से भी कैंसिल हो जाएगा, 12 का 12 से गुणा किया क्या बना, 144 से, 144 को 8 से कैंसिल किया और 8 से इसको कैंसिल किया, अरे 18, 8 से नहीं कटेगा, 18 से कर लेते हैं, 18 8 144, 18 3 54। इस तरह से डी डी टी ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3। बेटा यूनिट बोलो, सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के लिए सेकंड। इट मींस 1 सेकंड में आयतन कितना बढ़ता था, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, पर 1 सेकंड में सरफेस एरिया कितना बढ़ रहा है, 8/3। मतलब आयतन का 1/3 वृद्धि होती है सरफेस एरिया में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है, आप इन्हें नोट करिए। इसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या के बढ़ने की दर दी गई है ना, माना वृत्त की त्रिज्या माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r, और त्रिज्या के बढ़ने की दर दी गई है, तो उसको काहे से लिखेंगे, डी डी टी ऑफ r, और वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से रेडियस इंक्रीज हो रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल a है, माना वृत्त का क्षेत्रफल a है, तब क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये हमको मालूम करना है। और उस वक्त त्रिज्या की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी है, त्रिज्या की वैल्यू दे दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेटा, वृत्त के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर पता लगानी है ना, तो हम सब लोग जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमें तो डी डी टी ऑफ ए चाहिए, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, 2 पाई आर, और उसके साथ में डी डी टी ऑफ आर। क्यों, क्योंकि एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, बट वी हैव टू डिफरेंशिएट एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टी। समय के सापेक्ष करना था तो चैन रूल तो लगानी थी हमको। देन डी डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पाई, in place of r we will put 10 centimeter, and in place of d dt of r we will put 3 centimeter per second। इस तरह से 10 3 जार 32 जार 60 पाई, and please can you tell me the unit, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस दर से उसका क्षेत्रफल इंक्रीज हो रहा है। क्या मतलब है इसका, अब आपको मतलब समझना आ गया ना, क्या मीनिंग है बताइए। रेडियस बदलते थे किस दर से, 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर। एरिया बदल रहा है किस दर से, 1 सेकेंड में 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। इतनी तेज एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो यहां लिखेंगे माना घन का किनारा। घन का किनारा का मतलब होता है बेटा भुजा, कोर। ठीक है, माना घन का किनारा a है, तब उन्होंने दिया परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। Therefore डी डी टी ऑफ a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से घन का किनारा बढ़ते जा रहा है। आप बढ़ रहा है तो प्लस लगा लीजिए, घटेगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। आप प्लस लगाएं ना लगाएं। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो माना घन का आयतन कितना है v, तो घन के आयतन के बढ़ने की दर dv अपॉन dt, ये पूछा जा रहा है हम लोगों से। उन्होंने ये भी दिया, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर का है। किनारा यानी कि a कितनी लंबाई का है, 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। उस समय आयतन के बढ़ने की दर पता लगाइए। अभी आपको आ जाएगा मेरे ख्याल से ये।
कैसे करेंगे? सबसे पहले हम घन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। घन का आयतन, बताइए बेटा घन के आयतन का फॉर्मूला बताइए। भुजा क्यूब, भुजा क्यूब मतलब a क्यूब। हमें तो डी डी टी ऑफ v चाहिए, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर डी डी टी ऑफ v इज इक्वल टू, आयतन फलन किसका है? a का, अवकलन किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष, तो चैन रूल तो लगाना पड़ेगा आपको। क्या बनेगा बताइए? 3a स्क्वेयर इंटू डी डी टी ऑफ v। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। a की जगह पर क्या लिखेंगे आप? 10 सेंटीमीटर। डी डी टी ऑफ a की जगह पर क्या लिखेंगे? 3 सेंटीमीटर। कर लेंगे सभी लोग? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। स्थिर झील है, उसमें पानी रुका हुआ है, उसमें एक पत्थर डाला जाता है और तरंगी वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से गति से चलती हैं। याद करें, ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था, है ना? तो माना वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या r है, यहां पर लिख लेते हैं माना वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या r है। इसलिए उन्होंने बोला कि वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर की गति से चलती हैं। इसका मतलब उनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसलिए त्रिज्या के बढ़ने की दर डी डी टी ऑफ r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बात समझ आई बेटा आपको? तरंगों का 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलना, इसका मतलब उनकी त्रिज्या का इस गति से बढ़ना, ये इसका मीनिंग है। आगे लिखा हुआ है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? तो माना वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं? a। तो हमको पता क्या लगाना है बेटा? तरंगों के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर पता लगानी है ना, डी डी टी ऑफ a पता लगाना है। इसलिए अब हमें डी डी टी ऑफ a चाहिए, तो हम पहले a का फॉर्मूला लिखेंगे। a क्या चीज है बताइए? a है वृत्ताकार तरंगों का क्षेत्रफल, तो हम यहां लिखेंगे वृत्ताकार तरंगों का क्षेत्रफल। अब अगर वृत्ताकार ही है तो क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते ही होंगे, पाई आर स्क्वायर आएगा। देयरफॉर डी डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 2 पाई आर डी डी टी ऑफ आर, क्योंकि a जो है वो r का फंक्शन है, लेकिन हम तो ठीक है रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए ये आ जाएगा। अब डी डी टी ऑफ a की वैल्यू, डी डी टी ऑफ a इज इक्वल टू, तो 2 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी में 2 पाई की जगह 2 पाई, r की जगह पर 8, डी डी टी ऑफ r की जगह पर 5 लिख दिया। 5 अट्ठे 40 दूना 80 पाई, ऊपर एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम तो सेकंड। 1 सेकंड में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ रहा है उन तरंगों का जो झील में पत्थर मारने से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 और इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है? तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी सॉल्यूशन करेंगे बट नेक्स्ट क्लास पे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।